जुम्मे के दिन देश भर में जमकर बवाल हुआ, पत्थर चले, आगजनी हुई, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया और पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला हुआ। अब पुलिस एक्शन में है, दंगाइयों की पहचान की जा रही है, गुनहगारों को पकड़ा जा रहा है, उनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और पुलिस साफ साफ कह रही है कि जो भी गुनहगार है उसका पक्का हिसाब किताब होगा। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड तक कैसे जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलाए गए, कैसे बच्चों को आगे करके पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस वक्त दंगे वाले तमाम शहरों में क्या कुछ चल रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में कल सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर वहां से आई। यहां बच्चों को बिरयानी के नाम पर बुलाया गया, फिर बच्चों को ही शील्ड बनाकर पुलिस पर अटैक किया गया, घरों की छत से पत्थर फेंके गए, गली गली से निकलकर दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया। ये सब कुछ कैसे अंजाम दिया गया, सबसे पहले जरा आपको प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आपको दिखाएं कि जहां पर ये पत्थरबाजी हुई वहां पर एक रेस्टोरेंट था। दरअसल ये रेस्टोरेंट एक घर के ऊपर है। इस पूरी सीढ़ियों पर ये पूरा कांच बिखरा हुआ है, इस तरीके की ईंटें पत्थर मारे गए। इसके अलावा इतना जोर से पत्थर मारे गए कि इसका जो स्लैब है वो तक टूट गया सीढ़ी का। ऊपर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ऊपर भी जब जा रहे हैं तो सीढ़ियों पर कांच ही कांच और पत्थर ही पत्थर पड़ा हुआ है। ये बड़ा बड़ा इतने बड़े ईंटें यहाँ पर मारे गए। इसके अलावा ये रेस्टोरेंट जो बना हुआ है वो रेस्टोरेंट के अंदर तक ईंटें मारी गई और अंदर भी कांच बिखरा हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति कल यहाँ पर पैदा की गई। किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर दंगा मचाया, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार रेस्टोरेंट के अंदर की तस्वीर दिखाएं कि ये जो पूरा कांच है इसको पत्थर मार के तोड़ा गया, अंदर पूरा कांच बिखरा हुआ है। उस वक्त अगर रेस्टोरेंट खुला होता तो जो लोग हैं वो वहां पर फंस जाते, उन लोगों को भी नुकसान होता। लेकिन यहाँ पर उस वक्त हालांकि जानकारी नहीं है कि रेस्टोरेंट खुला था या बंद था, लेकिन अंदर देखिए किस तरीके से कांच पूरी तरह बिखरा हुआ है। लोगों के घरों तक पत्थर मारे गए। सामने एक घर है, उस घर की खिड़की का जो कांच है उस पर पत्थर मारकर उसको तोड़ा गया। ये तस्वीर कल देखने को यहाँ पर मिल रही थी। किस तरीके की भयावह तस्वीर थी। जो शख्स हैं जिनका रिश्तेदार का ये होटल है उनसे बात करते हैं, जिनका घर इसके बिल्कुल रेस्टोरेंट के नीचे है। मेरा नाम अली जी, कल थे आप यहाँ पर जब ये सब पूरी घटना हुई, क्या हुआ था शुरू से बता दें। नहीं, वो पूरी घटना थी, हम नमाज पढ़कर आए, हम लोग अंदर चले गए थे खाना खाने। खाना खाकर वापस आए तो थोड़ा सा माहौल गर्म दिख रहा था। हम लोग इतना वो नोटिस नहीं किया, वो क्योंकि प्रोटेस्ट का मामला था तो शॉप रेस्टोरेंट वगैरह बंद था। हम लोग जाके अंदर बैठ गए। थोड़ी देर जब आवाज आने लगी और तेजी से तो देखा तो जो है लड़के इधर पत्थरबाजी कर, इधर से पुलिस लोग को दौड़ा रही थी। उसके बाद काफी देर तक ये हंगामा चला और हम लोग यहाँ खड़े ऊपर देख रहे थे, ऊपर से धूप में। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, तो हम लोग हटे। उसके बाद फिर क्या हुआ, कहाँ का पत्थर पड़ा, ये आपके सामने दिखाई दी, बाद देखा। भतीजे का रेस्टोरेंट है और इनका घर बिल्कुल उस गली के सामने है जिस जगह पर ये पूरी पत्थरबाजी हुई और अभी भी वो पत्थर के निशान यहाँ पर है। तमाम पत्थर के टुकड़े इस वक्त अभी भी तमाम नालियों में दिख रहे हैं। हालांकि ज्यादा मलबा पुलिस ने इस वक्त क्लियर यहाँ से कर दिया है, लेकिन अभी भी इस पूरे इलाके में शांति बनी रहे पुलिस इसकी पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि कल जिस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर उत्पात मचाया, अब पुलिस पूरे कड़े एक्शन की तैयारी में है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। और प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसका मास्टरमाइंड है जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप। पुलिस ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जावेद पंप ने ही अटाला इलाके में बंद का ऐलान किया और व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया था। इस मैसेज के जरिए उसने लोगों को अटाला पहुंचने को कहा था। प्रयागराज में अब तक कुल 68 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रयागराज के एसएसपी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि दंगे के मास्टरमाइंड जावेद पंप के मोबाइल से अभी और ज्यादा खुलासे होंगे। प्रयागराज में हिंसा हुई उसके बाद किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, एसएसपी प्रयागराज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी तक की जांच में क्या सामने निकल के आया है? क्या ये साजिश थी, क्योंकि प्रदर्शन के लिए आपने वक्त दिया था उनको? देखिए, जो कल घटना हुई उसमें आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी के बावजूद भी, नमाज सकुशल संपन्न होने के बाद भी ये लोग फिर गलियों से निकल के वापस आए थे। नाबालिग बच्चों को आगे करके पीछे कुछ बड़े शरारती लोग पत्थर फेंक रहे थे। उसको काफ़ी हिकमत अमली से, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पुलिस और प्रशासन ने इनको न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए खदेड़ा ताकि आम जनमानस सुरक्षित रह सके। इन उपद्रवियों के खिलाफ थाना खुलदाबाद पे 29 गंभीर धाराओं में
ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद हैं, 5000 अज्ञात हैं। कुल 68 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक कर ली गई है और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनके नाम, पता, डिटेल्स प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दे दिए गए हैं कि इनके बारे में जांच करें कि इनके निर्माण वगैरह अवैध तो नहीं है। अवैध निर्माण होगा तो नियमानुसार इस पे एक सवाल ये कि मुख्य साजिशकर्ता पंप का एक जिक्र आ रहा है, क्या भूमिका उनकी है और कैसे उस पर जांच हो? इसमें एक मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम सामने आया है। इसके मोबाइल को देखा गया, व्हाट्सएप चैट में इसने तमाम मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए हैं। अपीलें की हैं कि 10 जून भारत बंद का आह्वान इसने किया हुआ है, अटाला में पहुंचने का आह्वान किया हुआ है, अटाला जो एरिया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि ये एक मुख्य साजिश करता है और इसने सोशल मीडिया पे भी कुछ भड़काऊ पोस्ट किए हुए थे, तो उसके आधार पे इसको मुख्य साजिशकर्ता में शामिल किया जा रहा है। और भी लोग हो सकते हैं, उस पर पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल इसको हिरासत में लेकर के इसकी जो मोबाइल है उसको जब्त करके इसको मोबाइल को FSL भेजा जाएगा ताकि और चीज़ें इससे निकाली जा सके जो चीज़ें इसने डिलीट कर दी हैं। बार बार भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया था, लेकिन भीड़ आगजनी करने पर उतारू थी। आपने देखा कि 1-1.5 घंटे के संघर्ष के बाद जब तक आग नहीं लगा ली तब तक शांत नहीं हुई। किस तरह से भीड़ की कमिटमेंट देख रहे हैं और इससे क्या संकेत मिले? जैसे आपको बताया गया कि काफ़ी होमवर्क हुआ था और इस इलाके में काफ़ी फोर्स तैनात की गई थी। उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे, सभी लोग जा चुके थे। उसके बाद भी इसमें लगा कि कुछ कमिटेड लोग थे, कमिटमेंट और प्लानिंग के साथ आए थे, जो नाबालिग बच्चों को आगे करके पीछे से अपना हरकत कर रहे थे। तो इससे साजिश का निष्कर्ष निकलता है और इसमें जो भी, जैसे मैंने बताया, जावेद पंप पे एक साजिश करता है, इसी तरह से और भी साजिश करता इसमें हो सकते हैं। सबके बारे में जानकारी की जा रही है। 70 नामजद लोग हैं, उसमें डिटेल्स निकाली जा रही हैं। जो भी इसमें होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शाह आलम AIMIM का जिला अध्यक्ष है, उसका नाम आ रहा है, उसकी क्या भूमिका अभी तक निकल कर आई है? और शाह आलम का खुद माफिया अतीक अहमद से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इन सब गैंग से संपर्क बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शाह आलम का इस पर नाम आया, नामजद अभियुक्त है। अभी उसको हिरासत में लेकर के उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। किसके क्या नेटवर्क हैं वो सब भी मालूम चल जाएगा और साथ ही साथ इस घटना में क्या संलिप्तता है वो भी पता चल जाएगा। बयान के लिए बुलाया जाएगा, आते हैं, नहीं तो फिर उनको हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ करेगी। और कोई भी इसमें साजिश या इस तरह का बात आएगा तो किसी भी पार्टी के हों, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल, जहां ये मदरसा है वहीं कुछ दुकानें हैं जो पार्क की जमीन पर अवैध बनी हुई है और शुरुआत में आरोप यही लगे थे कि यहीं अड्डेबाजी होती है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई आज एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ पे बैठ करके इस तरह की हरकतें होती हैं, साजिशें होती हैं, उस दुकानदार की भी जिम्मेदारी है कि वो बताए पुलिस प्रशासन को। अगर नहीं बताता है तो वो उसका हिस्सा माना जाएगा और अगर जांच में आता है, सबूत मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज दंगे में जिस जावेद पंप को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है, वो आखिर है कौन, क्या करता है और कैसे जावेद पंप ने प्रयागराज में दंगा भड़काने के लिए मैसेज वायरल करवाया? इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने जावेद पंप के घर से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। प्रयागराज में हुई हिंसा में जावेद मोहम्मद को इसका मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही लगातार बंद की कॉल दी थी। हम उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन परिवार में कुछ महिलाएं तो हैं, लेकिन वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन आपको बता दें, जावेद मोहम्मद प्रदेश महासचिव बताते हैं अपने आप को, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के हैं और इनकी बेटी आफरीन JNU में पढ़ती हैं और पुलिस को शक है कि आफरीन ही इस प्रोटेस्ट को आयोजन करने में अपने पिता की मदद कर रही थी, इसीलिए व्हाट्सएप स्टेटस खंगाले जा रहे हैं। आफरीन JNU में पढ़ती है, लेकिन आज सुबह तक वो यहीं प्रयागराज में मौजूद थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का पोस्टर लगा है, जिसके हेड हैं SQR इलियास, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दिल्ली, ये वही है। उमर खालिद के पिता की ये संस्था है, उनकी ये पार्टी है और उसी संस्था के ये सदस्य हैं जावेद मोहम्मद, जो अपने आप को प्रदेश महासचिव बताते हैं इस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। और अब बताया जा रहा है कि उनकी बेटी JNU में पढ़ती है, उमर खालिद JNU में पढ़ता था और उनकी बेटी ने ही इस प्रोटेस्ट को आयोजन करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल मदद हो सकती है, पुलिस जिसे इंटेलेक्चुअल मदद कह रही है, वो की थी। अब पुलिस व्हाट्सएप खंगाल रही है कि आखिर संवाद क्या हुआ था। एक स्टेटस के तौर पर पोस्टर लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि 10 तारीख को जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले। हालांकि उसमें किसी संगठन का नाम नहीं था और कई जगह की पुलिस ने उसे फेक पोस्टर बताया था, लेकिन वो पोस्टर फेक नहीं निकला। उसकी
वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह के पथराव और आगजनी हुई। एक बात और, मुस्लिम लाइव्स मैटर, ये पोस्टर अभी भी इसके घर के बाहर लगा हुआ है और सीए के प्रोटेस्ट के दौरान भी इनकी भूमिका थी। तो पुलिस अब उस भूमिका को भी जांच रही है और इस सारे बैकग्राउंडर को जोड़ने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जावेद मोहम्मद प्रयागराज में हुए प्रदर्शन के मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके फोन को जब्त किया गया है और व्हाट्सएप से जो चैट डिलीट की गई हैं उन्हें रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही है। उधर जावेद पंप की फैमिली का कहना है कि उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं है। उनके भाई का कहना है कि जावेद पंप एक सोशलिस्ट है, उन्हें पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया है। फैमिली के लोगों का कहना है कि जावेद पंप की पत्नी और बेटी को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ही पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि 10 तारीख को एहतजाज करना है, क्या कहेंगे? 10 तारीख को उन्होंने फेसबुक पर ऊपर अगर पोस्ट किया है कुछ, तो शांति का पोस्ट किया है, शांति के प्रतीक का पोस्ट किया है और प्रशासन का साथ देने का पोस्ट किया है और बहुत खामोशी के साथ अपने तकलीफों को बयान करने का पोस्ट किया है, ना कि पत्थरबाजी को उकरवाने का पोस्ट किया है और ना ही कोई ऐसी पोस्ट किया है जिससे इंतशार शहर के अंदर पैदा हो सके। तो उन्हें कब गिरफ्तार किया गया, कब पुलिस आपके घर आई थी, क्या हुआ? रात को 8 बजे पूरे बल दल के साथ 8-10 जीप आई है पुलिस की घर पर। इतनी बड़ी पुलिस आई है जैसे लग रहा है किसी माफिया को पकड़ने आ रहे हैं, जबकि एक सोशलिस्ट हैं, एक अच्छे इंसान हैं। कि रात में जो है 12:30 बजे महिला पुलिस आई है, जबकि जानती यहाँ पे कोई मेल पर्सन नहीं था और औरतों को टॉर्चर कर रही, उनको उठा के यहाँ से लेके जा रही। उनकी पत्नी को ले लिया, उनकी छोटी लड़की को भी ले गई यहाँ से, फिर उनकी बहू को और एक बेटी को उनको टॉर्चर करी, नहीं आप भी चलिए, आप भी चलिए। तो ये कितनी महिलाएं घर की पकड़ी गई? दो कौन कौन है अभी पुलिस की? पत्नी और एक बेटी। बेटी की उम्र क्या है? बेटी की उम्र मीन्स होगी 18-19 साल। करती क्या है वो? पढ़ाई कर रही, ग्रेजुएशन कर रही। ग्रेजुएशन कर रही। जी। तो परिवार का आरोप है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी और 19 साल की बेटी को भी, हाँ जी, ये मोहल्ले की हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका एक चेहरा है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। ऐसा जिन्होंने दंगा किया है आप उन्हें पकड़िए, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। वो कोई ना इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ घर में थे, वो नमाज पढ़ के घर ही में थे। और प्रयागराज में अचानक भीड़ कहां से आई? बच्चों को ढाल बनाकर हमला करने वाले पत्थरबाज आखिर कहां से आए? कल जिस जगह पुलिस टीम पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ और जहां पीएसी की गाड़ी जलाई गई, उस जगह से इंडिया टीवी पर संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त अटाला में हम इस्लाम पार्क पर मौजूद हैं। सबसे पहले इसी पार्क से पत्थरबाजी होनी शुरू हुई थी। जिस वक्त पत्थरबाजी होनी शुरू हुई उस वक्त आईजी, एसएसपी और डीएम खुद मौके पर मौजूद थे। बावजूद उसके भीड़ पथराव करने पर तुली हुई थी। पुलिस के अनुसार ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा अड्डेबाजी होती है और अड्डेबाजी के लिए इस तरह से आइसक्रीम की, चिकन की दुकानें हैं और ये सारी दुकानें अवैध हैं। देखिए आप, पार्क के अंदर बनाई गई हैं दुकानें और ये कब्जा किया गया है। इस कब्जे को हटाने के लिए कोशिशें भी की गई लेकिन लगातार यहां विरोध होता रहा है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस इलाके में जो अड्डेबाजी है उसकी अहम भूमिका थी इस पूरी हिंसा में, क्योंकि सारी योजना इन्हीं अड्डों पर बनी, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा यहीं इकट्ठा होते हैं और यहीं सबको टास्क दिया गया था कि हिंसा करनी है। और अब पुलिस का कहना है कि इन सब दुकानों को जो कि अवैध सरकारी जमीन पर बनी है ध्वस्त किया जाएगा। उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा और किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ये हिंसा के बाद से दुकानें बंद हैं। अगर आप इधर आएंगे तो यहां आपको इस पार्क को समझने में आसानी हो जाएगी। ये पार्क है इस्लाम पार्क। जैसे ही आप अंदर देखेंगे तो आपको पार्क दिखाई देगा, लेकिन पार्क के मेन सड़क पर सारी दुकानें हैं। मेरे कैमरामैन अगर बाएं और घुमाएंगे तो पार्क की तरफ आपको सारी दुकानें दिखाई देंगी और ये यहां पर अवैध कब्जा है। अब पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से हिंसा की साजिश या कहें कि हिंसा के लिए प्लानिंग इन्हीं दुकानों पर बैठकर की गई, तो अब इन अवैध दुकानों को गिराया जाएगा, इस तरह पुलिस का सीधे तौर पर कहना है।
प्रयागराज में कल जो कुछ हुआ उसके कई वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कैसे लोग पत्थर चला रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसको देखिए। की नमाज के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो में ये दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और वो वीडियो जहां से बनाया गया है, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। दरअसल ये वीडियो इसी रेस्टोरेंट के पास से बनाया गया। एक काउंटर जो बना है जहां पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बैठे हैं, उस काउंटर के पीछे से वो वीडियो बनाया गया। पुलिस यहां पर तैनात थी, लेकिन उस वक्त बल संख्या कम थी पुलिस की, जिसके चलते यहां पर तमाम पत्थरबाज थे वो यहां पर भारी पड़ रहे थे और गुरीला वॉर स्टाइल सिस्टम में पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी। और जो गली का जो जिक्र किया गया है, यानी कि जो गली उस वीडियो में दिख रही है, वो गली यही गली है जहां पर इस गली के किनारे पर आकर तमाम दंगाई, इसके अलावा उसमें छोटे छोटे बच्चे थे जिनका शील्ड बनाकर इस्तेमाल किया गया, वो छोटे छोटे बच्चे भी पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो गेट है, इस गेट के पास ये ग्रिल है और ग्रिल के पास की इसी गली के बाहर से पत्थरबाजी की गई। जो तमाम पत्थरबाज थे वो गली के अंदर से बाहर आ रहे थे। कुछ लोग जब पुलिस यहां से एक्शन कर रही थी तो पीछे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद मुंह पर कपड़े बांधकर यहां पर पत्थरबाजी की जा रही थी। पत्थरबाजी करते हुए तमाम पत्थरबाज यहां पर बाहर निकल रहे थे और गली के अंदर भी दिख रहे हैं कि पत्थर के कुछ टुकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने यहां पर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। किसी को भी यहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, बेवजह कोई भी नहीं घूम सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके की यहां पर हिंसा हुई है, पुलिस पर पथराव किया गया है, उसको लेकर अब पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई है। तमाम उन दंगाइयों की पहचान की जा रही है जो दंगाई इस हिंसा में शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं, कल जुमे की नमाज के बाद यूपी का प्रयागराज सुलग उठा था। दंगाइयों ने न सिर्फ पुलिस फोर्स पर पथराव किया, बल्कि पीएसी की गाड़ी को आग तक लगा दी। प्रयागराज में अचानक कहां से भीड़ आई, बच्चों को ढाल बनाकर हमला करने वाले पत्थरबाज कहां से आए। कल जिस जगह पुलिस टीम पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ और जहां पीएसी की गाड़ी जलाई गई, उस जगह से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम नरुला रोड पे मौजूद हैं। हिंसा सामने 1 किलोमीटर दूर शुरू हुई, लेकिन हिंसा यहां तक भी पहुंची। यहां पीएसी की गाड़ी और एक बाइक में आग लगा दी गई। पीएसी की गाड़ी चली गई है, जली हुई बाइक अभी भी आपको नजर आ रही होगी। उसके ऊपर एक पत्थर भी पड़ा है, जो पथराव उस वक्त हुआ था, ईंट काली हो गई है और बाइक पूरी तरह से खराब हो गई है। ये बिजी इलाका है। जब पुलिस यहां बैरिकेड लगाकर खड़ी थी तो 3 तरफ से घिर गई। सामने से पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी यहां से मेरे पीछे से भी हो रही थी और पत्थरबाजी इस दिशा से भी हो रही थी। और पत्थरबाजी इतनी थी कि सड़क अभी भी पत्थरों के निशानों से अटी पड़ी है और यहीं पर सबसे ज्यादा पुलिस पर पथराव हुआ। और अभी भी पुलिस या नगर निगम ने सफाई की है, बावजूद इसके पत्थरबाजी यहां उसके निशान आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है, लेकिन अभी भी सड़क किनारे आपको पत्थर पड़े हुए दिखाई देंगे। ये हाल तब है जब यहां नगर निगम की तरफ से सफाई की जा चुकी है। ये देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। इनका यहाँ होने का कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि रोड पक्का बना हुआ है। यहाँ मलबे के तौर पर डाले गए थे और यही फिर बाद में पत्थर के तौर पर इस्तेमाल किए। गौर करने वाली बात यह है कि आगे आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही सीधी सपाट सड़क है, लेकिन यहाँ ये मलबा क्या जानबूझ के डाला गया, क्योंकि यही पुलिस पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ और यही वाहन में आग लगाई गई। तो सीधी सी बात है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका मकसद सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं, हिंसा करना था। क्योंकि जहां प्रदर्शन हो रहा था वहां से इस वक्त हम लगभग 800 से 900 मीटर दूर है और प्रदर्शन 1.5 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। एक गली में पुलिस रोकती तो दूसरी गली से प्रदर्शनकारी आते और फिर प्रदर्शन करते। फिलहाल प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। प्रयागराज में पत्थर बरस चुके हैं, पुलिस का एक्शन भी हो चुका है, अब शांति है। साथ ही साथ दंगों के मास्टरमाइंड भी अपनी पनाहगाहों में छिपे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ कर दिया है कि एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। सबका ऐसा इलाज किया जाएगा कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।